morning, students. Today our topic is Newton law of motion. ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्लियर है। देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया पढ़ेंगे, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम इसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसमें मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे कि जब बॉडी कॉन्टैक्ट्स में होती हैं तो उनमें टेंशन फोर्स लगते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कनेक्टेड बॉडीज के मोशन हम पढ़ेंगे इसमें। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो टुडे हम स्टार्ट करते हैं इसमें इनर्शिया से। देखिए इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया का मतलब होता है स्टूडेंट्स इनएबिलिटी। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो इनेबल है अपनी स्टेट को बदलने के लिए। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। ठीक है, और इनर्शिया का मेजरमेंट क्या है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो अगर मैं उससे फोर्स लगा रहा हूँ तो वो फोर्स कितना होगा, वो उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए वो डिपेंड करता है कि उसका मास कितना होगा। अगर मान लो मैं 1 kg का ब्लॉक लेता हूँ, ठीक है, उस पर मैंने हल्का सा फोर्स लगा दी हूँ तो चल पड़ेगा। मान लो उसी में अगर मैं 100 kg का ब्लॉक ले लेता हूँ, उस पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा वही 1 न्यूटन का, हल्का बहुत कम फोर्स 1 न्यूटन का मान लेते हैं, तो क्या उस ऑब्जेक्ट को मूव करा पाएगा? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो वो डिपेंड कर रहा है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे, वो डिपेंड कर रहा है उसके मास पे। तो ध्यान रखना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव हमें उसको कराना है तो फोर्स का मेजरमेंट हम किससे करेंगे, इनर्शिया से। तो इनर्शिया का मेजरमेंट क्या है, मास। इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास। क्लियर स्टूडेंट? तो इनर्शिया किससे रिलेटेड होता है स्टूडेंट, मास से, या फिर हम कह सकते हैं मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इन ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन मोशन में इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होता है, मास होता है। क्लियर है? ओके, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए। क्लियर है? ओके, तो ये इनर्शिया के टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया में देखिए पहला टाइप होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड टाइप होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 टाइप्स जो इनर्शिया हो गए, हमारे पास 3 टाइप्स है। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। ठीक है, वो अपने इस पोजीशन को नहीं बदलना चाहता, या वो इनेबल है इस पोजीशन को बदलने के लिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता ही रहेगा, वो इनेबल है अपनी इस मोशन वाली कंडीशन को बदलने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता रहेगा,
और वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को बदलने के लिए भी क्या है, नहीं बदल पाने के लिए क्या है, वो इनेबल है। क्लियर है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो उसी अपनी कंडीशन को मेंटेन रखना चाहता है। इस तरह का इनर्शिया मोशन में है, इनर्शिया मोशन का मतलब होता है अगर वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलता रहेगा, वो अपनी स्टेट ऑफ कंडीशन को चेंज नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल होता है कि मान लीजिए एक कार है, कार में एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। अब कार भी रेस्ट में है और इनर्शिया भी रेस्ट में। कार ने एकदम से एक्सीलरेट किया, कार एकदम से स्टार्ट हुई तो होता क्या है कि हम किधर हो जाते हैं, हम अगर सीट पे बैठे हुए तो हम पीछे की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा पैर क्या है, कार के साथ टच है और हमारी बॉडी ऐसे है, ठीक है, हम ऐसे बैठे हुए। तो कार जो है पैर हमारा क्या है, कार के साथ टच है, कार एक्सीलरेट हुई तो हमारा पैर भी क्या हो गया, एक्सीलरेट हो गया। अब वो मोशन ट्रांसमिट होने में टाइम लगाएगा, इतनी देर में क्या होगी, कार आगे निकल जाएगी, कार के साथ साथ हमारा पैर क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा और हमारी जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो क्या रहेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट पर रहेगी। तो रेस्ट पर रहेगी तो ये पीछे रह जाएगा और ये पार्ट क्या चला जाएगा, आगे हो जाएगा। तो यही कारण है कि चलती हुई कार, अगर रुकी हुई कार एकदम से एक्सीलरेट होती है तो हम क्या हो जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। किसकी वजह से होता है वो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब चलती हुई बस में आपने देखा होगा, आपने बस में ट्रैवल किया होगा, अगर चलती हुई बस में अगर एक अचानक से ब्रेक मार देते हैं तो चलती हुई बस में क्या होता है, जब बस चल रही होती है तो हमारा पूरा बॉडी क्या होता है, बस के साथ साथ मोशन में होता है। जैसे जैसे बस चल रहा है, जितनी स्पीड बस की उतनी हर एक पार्ट की हमारी क्या होगी, वही सेम मोशन होगा, वही सेम वेलोसिटी, वही सेम एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद क्या होता है, जैसी बस ने एकदम से ब्रेक मारा तो जैसी बस ने एकदम से ब्रेक मारा तो मोमेंटली हमारा पैर क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। बट हमारा अपर पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या है, मोशन में है, तो क्या होगा, वो अपर पार्ट तो चला जाएगा आगे और जो लोअर पार्ट है वो क्या रह जाएगा, बस के साथ रेस्ट में आ जाएगा। तो हम क्या होगा, एकदम से आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो हमने देखा होगा कि अगर चलती हुई बस में एकदम से ब्रेक मारा जाता है तो हम क्या होते हैं, हम आगे की तरफ निकल जाते हैं। क्लियर है? ओके। थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि अपनी डायरेक्शन कंडीशन को बदलने के लिए क्या है, इनेबल है। इसमें क्या होता है, मान लो किसी एक टर्न आया है, ठीक है, सर्कुलर टर्न आया है, वहां पे टर्न ले रहे हैं, ठीक है। तो मान ले ऐसे बस चल रहा है यूं और एकदम से हम तो चल रहे हैं इधर, बस चल रही है इधर तो हम भी इधर जा रहे हैं। बस ने एकदम से टर्न लिया तो बस ने एकदम से टर्न लिया तो हमारी डायरेक्शन तो इधर थी और हम क्या हो गए, बस ने एकदम से ऐसे टर्न ले लिया तो हमारा अब लोअर पार्ट जो है बॉडी का वो तो क्या हो गया, वो बस के साथ आगे निकल गया और हमारा जो अपर पार्ट है वो क्या कर रहा है, इधर स्ट्रेट चल रहा है। तो होगा क्या होगा कि टर्न तो इधर होगा और हम क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ ऐसे हो जाएंगे। तो देखा होगा हमने कि जब बस जब टर्न लेती है तो हम बाहर की तरफ हो जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वो किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। क्लियर है? तो इनर्शिया का मतलब किससे हुआ, मास, उसका इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। उसके बाद 3 टाइप्स की इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन्हीं लॉ ऑफ इनर्शियाज को हम क्या कर लेते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में यूज करते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखिए क्या होता है कि एनी बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और in state of motion or moving in particular direction until and unless an external force is applied on it। इसका मतलब है कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक हम उस पर क्या नहीं लगा देते, एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। दिस इज The Newton's first law of motion। Clear है स्टूडेंट्स? ओके। उसके बाद होता है हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस लॉ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ये हमें फोर्स का मेजरमेंट बताती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं मोमेंटम के बारे में। तो देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इसको हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, P से। तो लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वेलोसिटी, तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये किसके आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी क्या आ जाएगा, और डायरेक्टली उसके साइन बढ़ाएंगे, कांस्टेंट के लगा देंगे और के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली क्या होता है 1, तो p इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, m इनटू b। और वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लिनियर मोमेंटम p इज द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v। p जो है वो मास और वेलोसिटी का क्या है प्रोडक्ट है, p इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, m इनटू v। समझ में आया? तो दिस इज लिनियर मोमेंटम। अब देखिए लिनियर मोमेंटम क्या होगा, देखिए वेलोसिटी है इसमें, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स, तो मोमेंटम भी क्या होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो लिख लेंगे p इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो लिनियर मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट्स, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यूनिट की अगर हम बात करें इसके, तो देखिए यूनिट मास का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, केजी, वेलोसिटी का क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड। तो यूनिट हो गया इसका केजी मीटर पर सेकंड। इसके बाद इसके हम डायमेंशनल फार्मूले की हम बात करें जो हम सीख चुके हैं, डायमेंशनल फार्मूला देखिए क्या होगा इसका, डायमेंशनल फार्मूला मास के लिए क्या लेते हैं, कैपिटल एम लेते हैं, और वेलोसिटी का क्या होता है स्टूडेंट्स, LT-1। तो इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्लियर है। तो ये हमने लिनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया कि लिनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज mL/T-1। क्लियर है? ओके, तो देखिए ये तो हमने मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है स्टूडेंट्स, देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है उसका स्टेटमेंट ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स applied on it, कि rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied on it। इसका मतलब ये हुआ कि जो external force होता है F वो directly proportional होता है rate of change of linear momentum dp by dt। clear students? तो इसमें क्या करेंगे हम, डायरेक्टली उसका साइन उठाएंगे, कांस्टेंट के लगा देंगे k dp by dt। एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू क्या ले लेंगे 1 होता है इसमें, तो f इक्वल टू कितना आ गया dp by dt। अब देखिए p का वैल्यू हमें अभी पता था, p इज द लीनियर मोमेंटम, तो p क्या होता है स्टूडेंट्स, p होता है स्टूडेंट्स m into v। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेंगे, सेकंड फंक्शन इसको मान लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये स्टूडेंट्स फोर्स का फॉर्मूला आ गया f इक्वल टू m dv by dt प्लस v into dm by dt। अब इसमें लिख लेंगे f m इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो dm by dt क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, dm by dt हो जाएगा 0, क्योंकि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब f इक्वल टू, और हमें पता है dv by dt किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन के बराबर। तो देखिए m इंटू ए प्लस v इंटू क्या हो जाएगा 0, तो f इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स m इंटू ए। यहाँ से हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ लिया कि नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? यानी किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या हुआ स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डन? ओके, नाउ देखिए इसमें हमने क्वांटिटी सीखा फोर्स के बारे में। तो फोर्स मास तो इसमें स्केलर है और ये क्या है वेक्टर। तो फोर्स अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो m into a लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक कैसी क्वांटिटी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी।
अब देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट हमें ध्यान रखना है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूटन होता है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है न्यूटन। क्लियर है? तो F इक्वल टू एम हो गया और फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूटन होता है। डन है? ओके, समझ में आ रहा है मेरे? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। या थर्ड लॉ पढ़ने से पहले हम इसके पढ़ लेते हैं एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। देखो न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जांपल क्या है, देखिए F इक्वल टू आया हमारे पास dp बाय dt। तो देखिए फोर्स क्या है हमारे पास, dp बाय dt आया है। ओके, अब देखिए अब मान लेते हैं if डेल्टा t टेंड्स टू 0 और हम लिख सकते हैं if डेल्टा t इज वेरी स्मॉल। अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल है तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, s इज लार्ज। क्योंकि देखिए डेल्टा टी किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। डिनोमिनेटर में अगर कोई क्वांटिटी छोटी होगी तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी हो जाएगी। क्लियर है ना? तो अगर डेल्टा टी का वैल्यू बहुत स्मॉल हुआ तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्योंकि तो उस केस में dp बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू जी टी। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत स्मॉल हो गया, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत लार्ज हो जाएगा। इसका देखिए एग्जांपल आप समझते हैं कि हम जब भी किसी ग्लास बिवर्स कैरी करते हैं तो ग्लासेस का एक बॉक्स है, उसमें देखा होगा हमने कि दो ग्लासेस के बीच में हम एक पार्टीशन लगा देते हैं, अदर पेपर का लगाते हैं या फॉर्म का लगा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं, ताकि वो आपस में टकरा के टूट ना जाए। ठीक है, क्योंकि जब टकराएंगे तो उनमें टाइम क्या लगेगा स्टूडेंट्स, बहुत कम लगेगा और बहुत कम टाइम में उनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बहुत कम टाइम में उसका मोमेंटम तेजी से चेंज होगा, तो टाइम कम है, मोमेंटम में चेंज। जैसे ही वो टकराया वो रुक गया तो मोमेंटम में चेंज क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो फोर्स का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो ग्लास क्या हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल और है, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो छत से गिरता है, नीचे सीमेंटेड फ्लोर है, तो सीमेंटेड फ्लोर पर अगर वो गिरेगा तो उसको चोट क्या लगेगी, ज्यादा। बट अगर वो सैंड पे गिरता है तो उसको चोट क्या लगती है, कम लगती है। तो कारण क्या होता है, तो जब वो सीमेंटेड फ्लोर पे गिरेगा तो जैसे ही वो टकराया तो टकराने से पहले उसके पास वेलोसिटी था, और जैसे ही टकराने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, यानी उसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। मोमेंटम जीरो हुआ बहुत शॉर्ट टाइम में, तो उसका फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत लार्ज हो गया। क्योंकि वेलोसिटी जीरो तभी होगा जब एक अपोजिट में लार्ज फोर्स लगा होगा। तो यही कारण है कि जब बंदा सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है तो उसको चोट क्या लगती है, बहुत ज्यादा लगती है। बट अगर वो सैंड पे गिरे तो सैंड में क्या होगा, धसेगा, सैंड में वो घुस जाएगा अंदर की तरफ, तो सैंड में घुसेगा तो धीरे धीरे उसका फोर्स क्या होगा, मोमेंटम वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा, जीरो होगा, तो उस पर फोर्स धीरे करेगा, इसलिए उसको चोट कम लगेगी। यही कारण है कि अगर मान लो हम एक दीवार पे घुसा मारते हैं, तो दीवार में अगर एक घुसा मारते हैं तो हमें बहुत ही चोट लगेगा हमारे हाथों पे। बट अगर एक दीवार पे हम एक फॉर्म लगा दें फिर उस पर घुसा मारे तो क्या होगा, फॉर्म थोड़ा सा दबेगा, तो हमारे मोमेंटम को जीरो होने में टाइम थोड़ा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के प्रैक्टिकल जो है एग्जांपल्स है। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, समझ में आ रहा है? आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ओके, नाउ इसके बाद हम चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। अब देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सब जानते ही हैं, 9th क्लास में तुम लोग पढ़ा भी होगा कि फॉर एवरी एक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन का एक क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि
अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट क्या है बी, अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है लेट्स से एफ बी ए, तो उतना ही बराबर फोर्स बी ए पे लगाएगा एफ ए बी। समझ में आ गया? अब देखिए एफ बी ए को मैं लिख लेता हूं, एफ बी ए क्या है, वेक्टर लगा लेंगे क्योंकि फोर्स की बात हो रही है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एफ बी होता है फोर्स exerted by body B on body A। B किस पे लगा रहा है? A पे लगा रहा है, और एफ ए बी क्या हो जाएगा? फोर्स exerted एफ बी होता है फोर्स exerted ऑन होगा, फोर्स exerted by body A on body B, और एफ बी होगा फोर्स exerted by body B on body A। ठीक है, नेमिंग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे पढ़ते हो अपना तरीका होता है। तो एफ बी ए का मतलब होता है फोर्स exerted by body A on body B। तो जिस पे लगता है वो पहले रखते हैं, जो लगाया था उसको बाद में, तो ए पे लगा है तो ए को पहले रखा, बी लगा रहा उसको बाद में रख दिया। क्लियर है? तो देखिए एफ बी ए तो राइट वर्ड लग रहा है और एफ ए बी क्या लग रहा है? लेफ्ट वर्ड लग रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए बी, कि एफ बी ए जो होगा वो माइनस ऑफ एफ ए बी के बराबर होगा। यानी दो और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू सेम होगी, बट डायरेक्शंस दोनों के क्या होंगे स्टूडेंट्स? अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है? तो न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब जितना फोर्स बॉल ए बॉल बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बॉल बी बॉल ए पे लगाएगा। क्लियर है? तो दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? ओके। इसके बाद देखिए इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं। इसके एग्जांपल ये होंगे कि मान लीजिए मैन है, ये ग्राउंड है, देखिए ठीक है, मैन ने क्या किया, ग्राउंड को प्रेस किया, ठीक है, ग्राउंड को ऐसे प्रेस करता है यूं, तो ये इस ग्राउंड पे ऐसे नॉर्मल लगाएगा, तो ग्राउंड भी इस पे उसी डायरेक्शन में क्या कर देगी, एक फोर्स लगा देगी ऐसे है, मान लेते हैं ऐसे, इसने ग्राउंड पे फोर्स लगाया है तो ग्राउंड ने उस पे उल्टा क्या लगा दिया, फोर्स एफ लगा दिया। तो देखिए अगर ये आर्मी का पैर है तो डाउनवर्ड तो इस पे क्या लगेगा, अर्थ की वजह से mg। तो अब मान लेते हैं ये नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हम कर देंगे, एक आएगा n cos थीटा और एक क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स n sin थीटा। समझ में आ रहा है? ये आर्मी का पैर था ऐसे, तो ऊपर तो क्या आ गया n sin थीटा, और सॉरी इधर आ जाएगा n sin थीटा क्योंकि थीटा हमने उधर लिया है, और इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स n cos थीटा। तो n sin थीटा जो है इधर आ गया n sin थीटा और उधर क्या होगा स्टूडेंट्स n cos थीटा। तो n sin थीटा तो बैलेंस कर लेगा किसको, n cos थीटा बैलेंस कर लेगा mg को, और n sin थीटा इस पे क्या है, अनबैलेंस फोर्स है जो इसको क्या कर देगा, आगे की तरफ धक्का दे देगा। तो यही कारण है कि जब हम चलते हैं तो ग्राउंड को पुश करते हैं पीछे, तो ग्राउंड हमें पुश करता है आगे की तरफ। तो यही कारण है कि हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके। दूसरा एग्जांपल होता है तैरना। जैसे कोई स्विमर जो होता है स्विमिंग कर रहा होता है, तो देखिए वो ऐसे करता है, तो हाथ को स्टूडेंट क्या करता है, वो हाथ से पानी को पीछे की तरफ पुश करता है। तो हाथ से उसने पानी को पीछे की तरफ पुश किया ऐसे, तो पानी उस आदमी को की तरफ पुश करेगा, आगे की तरफ पुश किया, तो पानी को जो उसने दिया वो क्या हो गया, एक्शन, और पानी ने जो उस आदमी के हेड पे लगाया वो उसका क्या हो गया, रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन भी हो गया। इसी तरह इसमें फोर्स जो होगा ये वाला, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्शन, और ये वाला जो फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में देगा वो उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह तैरने वाले केस में जब आदमी का हाथ पानी पे फोर्स लगाता है तो वो तो हो जाएगा एक्शन, तो पानी भी आदमी के हेड पे फोर्स लगाएगा उसका क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा।
क्लियर है स्टूडेंट? तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ध्यान रखना एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है, ये पॉइंट नोट करने का है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। तो देखिए एक्शन ये जो एफ था ये इसने किस पे लगाया था, ग्राउंड पे, और रिएक्शन किस पे लगा, हमारे फिट पे लगा है। समझ में आ रही है बात? तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या लगता है, डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। तो समझ में आया? तो ये एक्शन रिएक्शन होता है और ये क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, उससे पहले हमने पढ़ा था लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा हमने, वो भी एक्चुअल में लॉ ऑफ इनर्शिया का ही स्टेटमेंट होता है, उसको हम तीनों इनर्शिया को क्या करते हैं, एक ही स्टेटमेंट में मर्ज कर देते हैं। उसके बाद हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का यूज करके हमने क्या पढ़ा, न्यूटन्स सेकंड लॉ पढ़ा। न्यूटन सेकंड लॉ के बाद हमने क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ लिया। समझ में आ रहा है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, नाउ हम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स इंपल्स के बारे में। देखिए इंपल्स क्या होता है स्टूडेंट्स। इंपल्स देखिए, मैं पहले आपको उसका मतलब समझा देता हूँ। हमने क्या किया, एक जैसे क्रिकेट बॉल हम खेलते हैं क्रिकेट ना, तो एक बॉल आ रही है हमारे सामने से, हमने क्या किया, एकदम से उस पर एकदम से फोर्स लगाया तेजी से, तो बॉल क्या होता है, बॉल बिल्कुल तेजी से आगे चले जाती है। तो बहुत शॉर्ट टाइम में जो हमने वो बहुत लार्ज फोर्स लगाया है, तो उसने क्या किया है, बॉल के मोमेंटम को एकदम से बदल दिया था। देखो बॉल पहले ऐसे आ रही थी, टकराने के बाद बॉल ऐसे चली गई, तो मोमेंट वेलोसिटी हमने चेंज कर दिया। वेलोसिटी कैसे चेंज किया, देखिए इधर से वेलोसिटी रहा पॉजिटिव, जब हमने इधर भेज दिया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, तो वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मोमेंटम का हमने क्या किया, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने से मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो मोमेंटम हमने चेंज किया बहुत शॉर्ट टाइम में, तो वही मेजरमेंट होता है किसका, इंपल्स का। ठीक है, तो इंपल्स का मतलब होता है कि मोमेंटम में चेंज लाना बहुत ही शॉर्ट टाइम में बाय द एप्लीकेशन ऑफ लार्ज फोर्स इज नोन एज इंपल्स। तो इंपल्स का अगर बहुत शॉर्ट डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो इंपल्स जो होगा इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो इंपल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंपल्स भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, तो इंपल्स जो है वो फोर्स एंड टाइम का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद देखिए मान लीजिए अगर बहुत लार्ज फोर्स मैंने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगाया है, तो उसका फोर्स और टाइम का मेजरमेंट क्या कहलाएगा, इंपल्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं दो केस ले लेता हूँ। केस फर्स्ट मैं निकालना चाह रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ इंपल्स बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से मैं इंपल्स का मेजरमेंट करना चाहता हूँ। तो पहला इसमें केस में लूंगा केस फर्स्ट, इफ फोर्स इज कांस्टेंट। फोर्स को क्या ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ। मान लीजिए ये फोर्स है और ये क्या है, टाइम है, और ये ग्राफ में ले रहा हूँ। समझ में आया? तो देखिए इसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है। फोर्स तो स्टूडेंट कांस्टेंट है, यहाँ टाइम कितना है t1 और यहाँ पे टाइम कितना है t2 है। दिस इज डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, t2 माइनस t1। यहाँ पे 0 और यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। समझ में आया? तो देखिए एरिया क्या होगा इस ग्राफ का, एरिया अंडर एफ टी कर्व। तो
एरिया जो होगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो फोर्स इंटू डेल्टा टी किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? इम्पल्स के बराबर होता है। इसका मतलब एरिया बराबर क्या कर दूंगा मैं? इम्पल्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमने यहाँ से ये सीखा कि एरिया अंडर एक्टिव कर्व गिव्स इम्पल्स, यानी एक्टिव ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है स्टूडेंट्स? इम्पल्स देता है। समझ में आया? ओके, अब दूसरा केस पे लेना स्टूडेंट्स, ये फोर्स इज वेरिएबल। ठीक है, अगर फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? वेरिएबल है। तो फोर्स वेरिएबल तो उस केस में देखिए ग्राफ होगा कुछ हमारे पास फोर्स वर्सेस टाइम का ऐसा। ठीक है, अब ये टाइम इंटरवल हमें दे रखा है, ये t1 है और ये क्या है? t2 है। तो इसमें हम कैसे इम्पल्स निकालेंगे? तो इम्पल्स के लिए हमें एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे? स्टेप्स बना लेंगे छोटे छोटे, जैसे हमने काइनेमेटिक्स में किया था। तो ये वैल्यू और ऑन एवरेज एफ ले लेंगे और ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? डेट टी हो जाएगी। तो इस छोटे से स्ट्रिप का जो एरिया होगा ये dt है और ये क्या है स्टूडेंट्स? f। तो dA जो होगा वो हो जाएगा f into dt। कंप्लीट एरिया चाहिए तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कर देंगे कहाँ से? t1 से t2। और dA किसके बराबर है स्टूडेंट्स? बताइए, f into dt के बराबर है। और f into dt क्या होता है स्टूडेंट्स? इम्पल्स होता है। और a को किसके बराबर कर देंगे हम फिर? इम्पल्स के बराबर। समझ में आया? इसका मतलब फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट वाले से देखें तो इम्पल्स देता है। इसी तरह एरिया अंडर एफ ग्राफ गिव्स इम्पल्स। अगर हमें फोर्स वेरिएबल दे रखा होगा तो हमें फोर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो भी हमें क्या मिलेगा? इम्पल्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये तो फोर्स कांस्टेंट होगा, ये क्या हो गया? फोर्स वेरिएबल हो गया। समझ में आ रहा है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देखिए स्टूडेंट्स, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है? तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में देखिए हम लिख लेते हैं। देखिए हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है? dp बाय dt, ये हमें पता है। तो dp बराबर कर सकते हैं F इंटू dt। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया तो dp बराबर f dt इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पे टाइम का लिमिट लेंगे t इनिशियल। t इनिशियल पे मोमेंटम हम मान लेते हैं p इनिशियल, क्योंकि यहाँ पे टाइम का लिमिट लेंगे तो यहाँ पे dp है तो किसका लिमिट लेंगे? मोमेंटम का p। t फाइनल पे मोमेंटम क्या होगा? p फाइनल। dp का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? p लिमिट आ जाएगा यहाँ से p इनिशियल टू p फाइनल। यहाँ पे t इनिशियल टू क्या लिख देंगे? t फाइनल f इंटू dt। यहाँ पे लिख देंगे p फाइनल माइनस p इनिशियल इक्वल टू, मतलब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे। और ये स्टूडेंट्स क्या होता है? इम्पल्स होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने एक स्टेटमेंट सीखा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से कि चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो नोन एज इम्पल्स। तो इम्पल्स जो होता है, जो क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का चेंज भी हमें क्या देता है स्टूडेंट्स? क्या देता है? इम्पल्स देता है। क्लियर है? इसका मतलब इम्पल्स I इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर फॉर्म लगा दें तो पी फाइनल क्या होगा? मास इंटू वी फाइनल माइनस मास इंटू वी इनिशियल। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट्स? m इंटू वी होता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे p इक्वल टू होता है mv। तो p फाइनल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? mv फाइनल। और p इनिशियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? mv इनिशियल। समझ में आ रहा है?
तो इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ओके, जो यही हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे केसेस हैं, उन केसेस में हम देख लेते हैं कि इम्पल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे कि इम्पल्स क्या होता है, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और इम्पल्स भी एक क्या होगा स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी होगा। बात भी हमें ध्यान रखनी होगी, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स क्या होगा स्टूडेंट्स, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझ में आ रहा है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए कुछ इसके केस ले लेते हैं, है इसमें कुछ अच्छे केस जिसमें हम निकालेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस से टकराता है तो वो सरफेस उस ऑब्जेक्ट को कितना इम्पल्स देती है उसका मेजरमेंट हम करेंगे। तो देखिए, कैलकुलेशन और इम्पल्स इन सम केसेस, कुछ केसेस है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इम्पल्स निकालना चाहते हैं। पहला केस ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वॉल है, ठीक है, दिस इज बॉल। एक यहां से बॉल जा रही है, कितनी स्पीड से, दिस इज इनिशियल। ये इससे टकराई, टकराने के बाद ये बॉल इधर आ जाएगी और इसका स्पीड जो है ना यूवी क्या है, समझ में आया? ये बॉल इससे टकराई और टकराने के बाद ये इससे इधर आ गई, ये इसकी क्या होगी, समझ में आया? तो देखिए इस डायरेक्शन को तो हम मान लेते हैं पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम ले देंगे, इसका मास है में, तो P इनिशियल क्या होगा स्टूडेंट्स, m इंटू वी इनिशियल, क्योंकि ये इधर ही था, वेलोसिटी इधर है इसकी, तो इधर लिख लिया हमने, प्लस लिखा। P फाइनल स्टूडेंट्स क्या हो गया, P फाइनल हो गया, देखो m इंटू V फाइनल, V फाइनल स्टूडेंट्स इधर, ये पहले V फाइनल लिख लेते हैं, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए P इनिशियल जो होगा वो m इंटू u होगा, ठीक है, प्लस में, और P इनिशियल क्या होगा स्टूडेंट्स, P फाइनल हो जाएगा m इंटू वी फाइनल की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस u, क्योंकि डायरेक्शन क्या है इसकी, लेफ्ट है, इसकी डायरेक्शन क्या थी, राइट थी, तो P इनिशियल और P फाइनल मिल गए। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, P फाइनल माइनस P इनिशियल, V फाइनल क्या है स्टूडेंट्स, माइनस mu, P इनिशियल क्या है स्टूडेंट्स, माइनस mu, तो क्या हो गया, माइनस 2 mu, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट, ऐसे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? तो इम्पल्स इस केस में समझ में आया कैसे है। नाउ सेकंड केस लेते हैं इसका। सेकंड केस ये है स्टूडेंट्स की एक वॉल है, इससे एक बॉल टकरा रहा है u वेलोसिटी से, वो टकराया ऐसे, टकराने के बाद वो ऐसे आ गया, तो ये तो m मास का था इनिशियल, ये है फाइनल, ये है, और ये जो एंगल बना रहा है ये हमें दे रखा है इसमें एंगल थीटा। स्पीड नहीं बदला इसका, जितनी स्पीड से टकराया था उतनी स्पीड से फिर ये रिटर्न बैक हो गया, ठीक है, जस्ट लाइट की तरह। समझ में आया? तो u स्पीड से टकरा था, थीटा एंगल से टकरा, और थीटा एंगल से क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये जो वॉल है, फाइंड इम्पल्स imparted to the ball by wall। ये जो वॉल है वो बॉल पे कितना इम्पल्स लगा रहा है, हमें वो कैलकुलेट करना है। समझ में आया? सिंप्लिसिटी के लिए हम इधर मान लेते हैं I, और इस डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, J, दैट इज I एक्सिस के अलग होता है और J Y एक्सिस के अलग होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, क्योंकि एंगल पे है तो हमें इसके कंपेयर करने पड़ेंगे,
और कंपाउंड के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता होना चाहिए, समझना है। ओके, वाला नोट कर लिया है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हम दीवार बना लेंगे दोबारा से। देखो बॉल ऐसे आया था, ऐसे चला गया, ये एंगल क्या है स्टूडेंट्स, थीटा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो बॉल ऐसे आ रहा था। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, तो एक लाइन आप ऐसे हॉरिजॉन्टल बना लीजिए, समझ आ रहा है। तो देखिए अगर ये थीटा है तो स्टूडेंट्स ये भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एक पैरेलल लाइन है, ट्रावर्सल कट कर रहा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। ओके, यहाँ पे देखिए ये यू वेलोसिटी से चल रहा है स्टूडेंट्स, तो ये फाइनल सिचुएशन और ये क्या है, इनिशियल। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे और एक वर्टिकल ड्रॉ कर दूँ ऐसे, कंपेयर करना है मुझे। इसी तरह इसमें एक कंपाउंड हो जाएगा इधर नेट होगा, इधर इस तरह कंपाउंड होगा इधर, और एक कंपाउंड होगा तभी नेट होगा इधर। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल, तो ये थीटा होगा स्टूडेंट्स, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, थीटा सही होता है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये ऐसे लाइन जा रही है, तो अगर ये थीटा बना रही है तो सारी लाइन से इसके साथ हॉरिजॉन्टल से थीटा बनेगी। अब देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड हुआ है u का, यहाँ पे लिख देंगे u sin थीटा, इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स u cos थीटा। इसी तरह क्या होगा इधर u cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स u sin। ये समझ में आ रहा है। ओके, नाउ ये सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स, इनिशियल। ये सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स, फाइनल टकराने के बाद। तो अगर मैं पी इनिशियल लिखूँ स्टूडेंट्स तो क्या होगा, पी इनिशियल के लिए देखिए इसका मोमेंटम दो डायरेक्शन में है, एक तो ये आई है और ये क्या है जे, तो डाउनवर्ड क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस जे, और लेफ्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस आई। तो देखिए ये वाला क्या होगा प्लस आई होगा, तो ये जो u है वो इन दो का सम है, एक इधर और इधर, इसका मतलब मैं लिखूंगा m इंटू यू इनिशियल वेक्टर। तो u इनिशियल वेक्टर क्या आएगा स्टूडेंट्स, u इनिशियल वेक्टर होगा u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। समझना है। देखिए ये जो रिजल्ट है इनका और इनका, इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट है, तो ये आया किससे होगा, एक तो इससे आया होगा और एक इससे आया होगा, तो ये तो प्लस में है, लिख दिया u cos थीटा, किस डायरेक्शन में, i डायरेक्शन में है, और ये क्या है डाउनवर्ड है j डायरेक्शन में, तो माइनस u sin थीटा j का लिख दिया। ये समझ में आ गया, ये तो हो गया p इनिशियल। नाउ p फाइनल देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा m इंटू u फाइनल। अब u फाइनल देखिए क्या होगा, इधर क्या है x में माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस u cos थीटा i कैप, और ये डाउनवर्ड क्या है z डायरेक्शन में है, माइनस u sin थीटा। डाउनवर्ड है इसलिए हमने नेगेटिव ले लिया, क्योंकि अपवर्ड j प्लस है और फॉरवर्ड j i क्या है प्लस, बाकी लेफ्ट डाउनवर्ड क्या है नेगेटिव है। समझ में आया ना। देखिए ये हम इसको ऐसे करवा रहे हैं, जैसे एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, रिजल्टेंट इधर है, तो ये वेक्टर f जो होगा वो क्या होता था, अगर ये थीटा होता था तो स्टूडेंट्स ये f cos थीटा होता था और f sin थीटा, याद है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो क्या करते थे, f वेक्टर को लिखते थे f cos थीटा i कैप प्लस f sin थीटा j कैप लिखते थे ना, ऐसे ही लिखा है हमने इसमें। तो ये जो u वेक्टर है इन दोनों का सम है, तो ये i में है तो लिख दिया u cos थीटा i कैप, और ये j में था तो u sin थीटा j कैप लिख दिया, इसी तरह है ना। तो इससे रिलेट करो इसको। ओके, अब देखिए अब इंपल्स जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है p फाइनल माइनस ऑफ p इनिशियल, ठीक है। p फाइनल देखिए क्या है, p फाइनल है m माइनस, यह सब मल्टीप्लाई कर दो, माइनस mu cos थीटा i कैप माइनस mu sin थीटा j कैप माइनस ऑफ mu cos थीटा i कैप माइनस mu sin थीटा j कैप। यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे।
क्लियर है? नाउ माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, ये माइनस सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। देखिए एम यू से एम यू कट गया, ये प्लस था एक माइनस था, और ये क्या आ गया स्टूडेंट्स माइनस 2 एम यू कॉस थीटा आई कैप। ये लिख सकते हो एम यू कॉस थीटा ऑफ माइनस ऑफ आई कैप, दिस इज इम्पल्स। देखिए माइनस साइन ये शो करता है। और मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं स्टूडेंट्स, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2mu cos थीटा, और डायरेक्शन देखिए माइनस आई क्या पा रहा है, माइनस आई का मतलब ये कि इंपल्स ये इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा is, तो लिख दोगे टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख दिया, तो इसको हमें माइनस लगाने का जरूरत नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो अगर ऐसे केस हमें दिखा कभी कि थीटा एंगल पे आया, थीटा पे चला गया, तो उस केस में इंपल्स क्या होगा स्टूडेंट्स 2mu cos थीटा। देखिए एक केस इसका सप्लीमेंट्री केस इसका ऐसा भी बन सकता है कि मान लीजिए एक ऐसे आया और इस चला गया, हमें ये एंगल थीटा दे रखा होगा स्टूडेंट्स, तो उस केस में देखिए हम इस एंगल को ऑटोमेटिकली कितना ले लेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए ये इस पे 90 डिग्री पे होगा, नॉर्मल है ना ये, तो u से आ रहा था, कितने से जा रहा है u से जा रहा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 90 माइनस थीटा। तो इस पूरे रिजल्ट में हम थीटा की जगह पे क्या यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, अब ये एंगल जो है पहले ये थीटा था, अब ये थीटा की जगह पे क्या आ गया 90 माइनस थीटा। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस थर्ड में इंपल्स जो हो जाएगा वो 2mu cos क्या ले लेंगे 90 माइनस थीटा, क्या रहेगा स्टूडेंट्स 2mu sin थीटा। समझ में आ, इसकी डायरेक्शन में क्या होगी स्टूडेंट्स, ऐसे ही होगी। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो क्लियर है? ऐसे कैसे बहुत इंपॉर्टेंट कैसे एग्जाम में अक्सर आया करते हैं ये, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना? इसको नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए इसको। तो इंपल्स आपको समझ में आ गया सर, यही सब इंपल्स के बारे में था, है ना? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखिए नाम से ही क्लियर है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब फिक्स, सेम, कंजर्व नहीं बदलने वाला, तो लीनियर मोमेंटम नहीं बदलने वाला, ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब ये होता है कि लीनियर मोमेंटम उसका जितना पहले था उतना ही क्या रहेगा, बाद में रहेगा। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि मोमेंटम का नहीं बदलना। देखिए इसका स्टेटमेंट में लिख देता हूं, इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड on a system is 0, ठीक है? If external force applied on a system is 0, then linear momentum of the system remains कंजर्व। क्लियर है?
तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो तो उस केस में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है स्टूडेंट्स, कंजर्व रहता है। तो मतलब क्या हुआ, देखिए फोर्स का फॉर्मूला हमें पता था, ये होता है dp बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, और यही क्या होता है एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो एक्सटर्नल के लिए एक्स ले लिया, हमसे बोल रहा है इफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाए तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, dp बाय dt क्या हो जाएगा, वेक्टर लगा लेते हैं, dp बाय dt क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो हो गया। अब देखिए मोमेंटम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो आ गया, इसका मतलब इसका ये क्वांटिटी क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट, क्योंकि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब p क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। p कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब p इनिशियल इक्वल टू किसके हो गया, p फाइनल के बराबर। समझ में आएगा। तो p कांस्टेंट का मतलब होता है कि बदलने वाला नहीं है, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स, बाद में भी होता है। तो यही क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें इस कंसेप्ट का हम यूज करते हैं कि अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसके मोमेंटम को हम कंजर्व कर सकते हैं। इसमें जितना मोमेंटम सिस्टम के पास पहले था उतना ही मोमेंटम सिस्टम के पास क्या होगा, बाद में होगा। क्लियर है। तो p इनिशियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, p फाइनल लिख सकते हैं। समझ में आया। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है। ओके। अब इसका देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हमने एक गन बुलेट का सिस्टम देखा है और उसमें क्या करते हैं, जब हम एक गन से बुलेट फायर कर रहे होते हैं तो क्या होता है, बुलेट तो हमारी आगे चली जाती है और गन रिकॉइल करके हमारी तरफ आता है। ठीक है। तो अगर हम दुनाली मान लो कंधे पर रख के चला रहे हैं तो हमें ऐसा बोला जाता है कि जब आप फायर करें तो जैसे ही फायर करें उस टाइम अपने कंधे को थोड़ा सा पीछे कर दें, क्योंकि जो बैरल होता है इसका गन का वो क्या आता है, पीछे की तरफ आता है। अगर मान लो हम उसको कंधे को पीछे नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें फोर्स लगा और हमारा कंधा क्या हो सकता है, कंधे को चोट लग सकती है। दो किसकी वजह से हुआ, मोमेंटम की वजह से हुआ। क्योंकि पहले तो गन भी रेस्ट पे था और बुलेट भी क्या थी, रेस्ट पे थी। अब बुलेट को अगर वेलोसिटी मिली है, बुलेट को अगर मोमेंटम मिला है बुलेट को, तो गन को उतना ही मोमेंटम मिला होगा। समझ में आ रही बात। अब बुलेट का वेलोसिटी मिला है तो उसका मास तो क्या है, कम है। बुलेट का मास कम है तो उसको वेलोसिटी क्या मिली होगी, ज्यादा मिल गई। अब घन का मास क्या है, ज्यादा, तो उसको वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो बुलेट के कंपैरिजन में तो घन के पास वेलोसिटी नहीं आएगी, बट वेलोसिटी आएगी और वो उस वेलोसिटी से हो सकता है कि हमारे कंधे को क्या हो जाए, चोट लग जाए। तो यही बोला जाता है कि जब भी आप बुलेट फायर कर रहे हो तो आप कंधे को थोड़ा सा क्या कर ले, पीछे कर ले। या फिर अगर पिस्टल से फायर कर रहे हो ऊपर तो हाथ को हमें थोड़ा सा क्या होता है, पीछे खींचना होता है। अगर पीछे ना करें तो क्या होगा, एकदम से झटका हमारे हाथ को लगेगा और हमें चोट लग सकती है। क्योंकि जितना मोमेंटम उस बुलेट को मिलेगा उतना ही बराबर मोमेंटम क्या होगा, उस गन को ही मिलेगा। क्योंकि गन का मास ज्यादा होगा, बुलेट का मास कम है, तो गन को मोमेंटम थोड़ा क्या होता है, वेलोसिटी कम मिलता है, मोमेंटम तो सेम मिलेगा। क्योंकि मास उसका ज्यादा है तो वेलोसिटी उसको कम मिलेगा, क्योंकि मोमेंटम क्या करना है, सेम करना है। तो बुलेट का मास क्या है, कम है, तो उसको वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा मिल जाती है। तो मोमेंटम क्या रहना है, सेम रहना है। समझ में आएगा। ओके। तो इसका एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज गन बुलेट सिस्टम। That is gun bullet system। देखिए गन बुलेट सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिक्वायल वेलोसिटी। तो रिक्वायल वेलोसिटी का मतलब समझेंगे। तो रिक्वायल वेलोसिटी होता है द वेलोसिटी with which the gun, the velocity with the velocity which acquired by gun
आफ्टर फायरिंग बुलेट को फायर करने के बाद जो गन के पास वेलोसिटी एक्वायर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए क्या होगा इसमें, गन बना लेते हैं। ठीक है, इसमें बुलेट है, ठीक है। गन का मास कितना है, गन के मास पर mg लिख लेते हैं, बुलेट के मास पर लिख लेंगे mb। तो मास ऑफ गन mg क्या है, मास ऑफ बुलेट। mg मास ऑफ गन होता है, mb क्या होता है, मास ऑफ बुलेट होता है। शुरू में तो ये था, तो ये गन और ये क्या है, बुलेट है। दोनों शुरू में क्या थे स्टूडेंट्स, रेस्ट पे हमने ट्रिगर को दबाया। देखिए ट्रिगर पे फोर्स लगाया, तो जितना फोर्स हमने ट्रिगर पे लगाया उतना ही ट्रिगर ने फोर्स हम पे लगाया। तो अगर ट्रिगर पे फोर्स हमने इधर लगाया होगा तो ट्रिगर ने हम पे फोर्स किधर लगाया होगा, इधर लगाया, एक्सटेंशन पे। तो अगर हम गन और बुलेट को सिस्टम मान रखा है, हमने पूरे को सिस्टम माना होगा, तो उस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा स्टूडेंट्स, 0 हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स, कंजर्व होगा। ओके, तो ये इनिशियल था। तो इनिशियल में पी इनिशियल का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। अब हमने क्या कर दिया, फाइनल, दैट इज आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग में क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये गन है, बुलेट इसमें से निकली। अब मान लेते हैं दैट इज मास ऑफ बुलेट और इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट और मास ऑफ गन mg, और मान लेते हैं ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन। हमें नहीं पता है पीछे जाएगा, बट देखिए डायरेक्शन बता देगा हमें पीछे जाएगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मान लें, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को हम क्या मान लें, नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं जो हमने क्वांटिटी यूज किया है। vg क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन, और vb क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। समझ में आ रहा है। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0, और फाइनल मोमेंटम लिखते हैं पी फाइनल। पी फाइनल में देखिए इसके पास भी वेलोसिटी है, इसके पास भी वेलोसिटी है। तो देखिए दोनों वेलोसिटीज को जोड़ देते हैं, तो एक हो जाएगा मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये तो हो गया बुलेट का, प्लस इसके पास भी वेलोसिटी है तो मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये हमने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, फाइनल मोमेंटम लिख दिया। समझ में आ रहा है। तो दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम। Since external force acting on the system is 0, external force सिस्टम पे लगने वाला क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। इसका मतलब P इनिशियल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P फाइनल। यहाँ पे लिखना है एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा 0। तो P इनिशियल स्टूडेंट किसके बराबर आ गया, P फाइनल के बराबर आ गया। P इनिशियल क्या है, 0, P फाइनल कितना है, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ गन, तो mg vg इक्वल टू इसको इधर ले जाओ तो माइनस mb bb हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ गन जो है स्टूडेंट्स, वो मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन। देखिए ये वेलोसिटी देखिए क्या आ रही है स्टूडेंट्स, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब अगर हमने वेलोसिटी इधर माना था तो वेलोसिटी इधर ना होकर के गन का किधर होगा, इस साइड होगा, और होता है वास्तव में ऐसा। तो नेगेटिव साइन इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ गन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब देखिए मास ऑफ गन इज ग्रेटर देन मास ऑफ बुलेट। तो यही कारण है कि वेलोसिटी ऑफ गन इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ क्या आएगा, बुलेट आएगा। क्योंकि देखिए ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में ज्यादा बड़ी है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यही कारण है कि बुलेट का जो वेलोसिटी होता है वो गन की वेलोसिटी से क्या आता है, ज्यादा आता है। तो इस टाइप के हम एग्जांपल को सॉल्व कर पाए किस कंसेप्ट से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पे। समझ में आया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी नहीं है, पी नीचे बराबर कर दिया, पी फाइंड कर दिया। सिस्टम के पास जितना पहले इनिशियल मोमेंटम था वो लिख लिया, वो 0 था, और सिस्टम के पास बाद में कितना मोमेंटम आ गया वो लिख दिया। ठीक है, जो जिसके पास वेलोसिटी आ गई उसको हम मोमेंटम में जोड़ दिया करते हैं। समझ में आ गया। ओके, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका एक सेकंड एग्जांपल होता है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब।
और यही वीजी क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? इसी वीजी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। इसी वीजी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। देखिए एक बॉम्ब है, इसका मास हम क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं देखिए अभी ये रेस्ट पर है, हम इस पर कोई फोर्स तो लगाने वाले हैं नहीं, ठीक है, और एकदम से क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अब फटने के बाद मान लेते हैं ये 3 पार्ट्स में क्रैक हो गया, ठीक है, फटने के बाद क्या हो गया? ये 3 पार्ट्स में क्रैक हो गया, ठीक है। तो ये तो सिचुएशन था बिफोर एक्सप्लोजन। आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ? ये कितने पार्ट में क्रैक हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 पार्ट में क्रैक हो रहा है, ये M1, ये M2 और ये M3। 3 पार्ट में ये क्रैक हो गया। एक पार्ट ये आ गया M1, एक पार्ट क्या आ गया M2 और एक पार्ट क्या हो गया M3। मान लेते हैं इसके पास वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स? V1, इसके पास वेलोसिटी कितनी है? V2, और इसके पास वेलोसिटी कितनी है? V3। हमें नहीं पता है किधर है, ठीक है, कोई इधर गया होगा, कोई इधर गया होगा, कोई इधर गया होगा, हमें नहीं पता। तो देखिए P इनिशियल कितना है स्टूडेंट्स? P इनिशियल है 0। अब हम P फाइनल लिख लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स तो हमने इस पे लगाया नहीं है, पर पहले P फाइनल लिख लेते हैं। P फाइनल हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। ये P फाइनल हो गया स्टूडेंट्स। तो सिंस लिख लोगे, सिंस F एक्सटर्नल बराबर क्या है? इस पे 0 है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला इस पे 0 है, इसका मतलब P इनिशियल किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स? P फाइनल के बराबर हो जाएगा। P इनिशियल कितना है? 0। P फाइनल कितना है स्टूडेंट्स? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। तो दिस इज bomb explosion example on the behalf of conservation of linear momentum। समझ में आया? ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया। देखिए इस पे न्यूमेरिकल्स हम कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए इसमें एग्जांपल क्या है कि देखो इनिशियली a bomb is at rest and it explodes। Initially a bomb of mass, of mass 6 kg, it at rest and it explodes into 3 pieces of masses 1 kg, 3 kg and 2 kg। 3 पीस में बढ़ गया, एक 1 kg में, एक 3 kg में और एक 2 kg में। Has with velocity देखिए एक का वेलोसिटी है हमारे पास with velocity 2 meter per second towards east
3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, then find velocity of third piece. थर्ड पीस का इसमें समय क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। क्लियर है? तो देखिए शुरू में इनिशियल था ये बॉम्ब, कितने केजी का था स्टूडेंट्स, 6 केजी का था। अब देखिए एक्सिस बनानी पड़ेगी हमें। ये तो क्या होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। ठीक है, शुरू में क्या था कि 1 केजी का 1 केजी में बटा 3 केजी में और 2 केजी में 1 केजी का वेलोसिटी कितना था स्टूडेंट्स, 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। इसका मतलब 1 केजी वाला किधर गया, ईस्ट में गया, कितने वेलोसिटी से, 2। इसी तरह 3 केजी वाला किधर गया, नॉर्थ में गया, कितनी वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकंड से। तो हमसे पूछा है थर्ड पार्टिकल किधर जाएगा। क्लियर है? ओके, अब वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं आई और इधर ले लेते हैं जे, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पी इनिशियल कितना था स्टूडेंट्स, 0। पी फाइनल देख लो, देखिए पी फाइनल कितना हुआ, पी फाइनल हुआ हमारे पास, देखिए 1 केजी वाला किधर जा रहा है, आई कैप में जा रहा है, तो लिख लोगे 1 × 2 आई कैप प्लस 3 केजी वाला किधर जा रहा है, जे कैप में जा रहा है, तो 3 × 3 जे कैप प्लस तीसरा वाला क्या है, कितने केजी का बचा है, 2 केजी का, और इसको क्या लिख दो, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v वेक्टर। तो उसका हमें नहीं पता किधर गया, तो हम डायरेक्शन भी नहीं ले सकते, बट वेक्टर ले लिया हमने। तो लिख लोगे सिंस एफ एक्सटर्नल बराबर क्या है, 0। बॉम्ब तो अपने आप फट गया अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से, खुद अंदर फोर्स लगा तो उसमें फट गया। तो बाहर से तो हमने कोई फोर्स लगाया नहीं, बॉम्ब तो एक्सटर्नल 0 हो गया। तो पी इनिशियल बराबर क्या कर दोगे स्टूडेंट्स, पी फाइनल 0। कितना आ गया, 2 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 2 वी कैप। तो देखिए 2 वी कैप बराबर, इसको उधर ले जाओ, -2 आई कैप -9 जे कैप। ठीक है, तो v वेक्टर कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, 2/2 i कैप -9/2 j कैप, यानी v वेक्टर आ गया हमारे पास -i कैप -9/2 j कैप। समझ में आ गया? एंगल कितना आएगा इसमें, अगर हम tan थीटा निकालना चाहें तो tan थीटा होता है vy/vx, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, 9/2, x में कितना है 1, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 9/2, यानी tan थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास 9/2। इसका मतलब देखिए थर्ड पार्टिकल जो होगा उसमें वेलोसिटी दोनों है, आई वाली भी और जे वाली भी, आई भी नेगेटिव में और जे भी नेगेटिव में। इसका मतलब थर्ड पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी तो इधर है और एक वेलोसिटी इधर है। वो थर्ड पार्टिकल कहीं किधर जाएगा, वो ऐसा जाएगा, और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा स्टूडेंट्स, वो बनाएगा ये जो थीटा होगा, और ये थीटा किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ 9/2। समझ में आ गया? दिस इज थर्ड पार्टिकल कितने केजी का है, 2 केजी का, वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स। इसका मतलब अगर एक पार्टिकल इधर गया, एक पार्टिकल इधर गया, तो थर्ड पार्टिकल इधर जाएगा, तभी इसका मोमेंटम क्या हो पाएगा, 0 पाएगा। देखिए इसका और इसका रिजल्टेंट होगा इधर, और इसको अगर मुझे 0 करना है तो तीसरे वाले को किधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, तभी तो एक प्लस और एक माइनस कैंसिल होगा, क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ से हमने कंसेप्ट सीख लिया कि मान लीजिए अगर 3 पार्टिकल्स हैं, अगर एक बॉम्ब था मान लीजिए mkg का, वो 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, उसका एक पार्टिकल तो गया इधर, दूसरा पार्टिकल गया इधर गया, तो तीसरा पार्टिकल डेफिनेटली किधर जाएगा, एक इधर और एक इधर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा इधर, तो तीसरा पार्टिकल किधर जाएगा इधर, तो तभी ये दोनों रिजल्टेंट कैंसिल आउट होके क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये से हम आइडिया भी लगा सकते हैं कि और हमने बुलेट वाले सिस्टम में, गन और बुलेट वाले सिस्टम में भी किया था कि अगर मान लो गन बुलेट आगे जाएगा तो गन किधर जाना है, पीछे जाना, किसी एंगल पे नहीं जाएगा। अगर बुलेट अगर किसी एंगल पे गया है तो गन भी किसी एंगल पे वापस आएगा, बिल्कुल लीनियर सेम लाइन में। ठीक है, इसका मतलब अगर एक बॉल इधर गया है, एक बॉम्ब का पार्ट इधर गया है और एक बॉम्ब का पार्ट इधर गया है, ठीक है, तो तीसरा पार्ट किधर जाएगा, डेफिनेटली इस लाइन पे कहीं जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर हो गया, और तो इसके अपोजिट किधर जाएगा, इधर जाएगा। इसका मतलब अगर दो है ना, अगर एक बॉम्ब का पार्टिकल इधर गया है, एक इधर गया है, तीसरा पार्टिकल डेफिनेटली किधर जाएगा, इधर जाएगा, तभी उनका रिजल्टेंट क्या होगा,
जीरो होगा स्टूडेंट। तो समझ में आ गया। तो ये एग्जांपल था ऑन द बिहाफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आई होप इतना ही बहुत है आज के लिए ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में इस पे हम अब कनेक्टेड मोशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कनेक्टेड मोशंस होते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।